अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चंगेज़ खान नवंबर 1221 में दरियाए सिंध के किनारे से नामुराद लौटा और फिर वो कभी हिंदुस्तान में कदम नहीं रख सका। ये तारीख के बड़े राजों में से एक है कि आखिर चंगेज़ खान ने हिंदुस्तान पर दोबारा हमला क्यों नहीं किया। चंगेज़ खान के बाद बिला आखिर मंगोल इत्तेहाद पारा पारा हुआ और 4 आज़ाद मंगोल रियासतें बन गई। चीन में युआन ख़ानदान हुक्मरान हुआ। शुमाल और मगरब में आल्तन ओरदा यानी सुनहरी लश्कर की हुकूमत कायम हुई, जिन्हें ख़ानदान कैचाक भी कहते हैं। जनूब मगरब में एल खानी सल्तनत और इन सब के दरमियान में ख़ानदान चुगताई की हुकूमत थी। युआन ख़ानदान के पास तख्त व ताराज करने के लिए पूरा जनूब मशरक़ी एशिया था। ख़ानदान कैचाक ने यूरोप का रुख किया और वस्त एशिया से मशरक़ी यूरोप तक के इलाकों को उधेड़ कर रख दिया। एल खानियों ने मशरक़ वस्ता में आगो खून का सैलाब बर्पा किया, लेकिन चुगताई क्या करते? क्या वो अपने चारों तरफ मौजूद मंगोल हुकूमतों से ही लड़ते रहते? अब उनके पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था और वो था हिंदुस्तान, कि जहां उस वक्त ख़ानदान गुलामा की हुकूमत थी। दोस्तों, रज़िया सुल्ताना की मौत के बाद आने वाले बादशाहों बैराम शाह, अलाउद्दीन मसूद और नासिरुद्दीन महमूद सब के अदवार में पंजाब मंगोलों की कार्रवाइयों का मरकज़ बना रहा। यहाँ तक कि कश्मीर, लाहौर और मुल्तान तक उनके कब्ज़े में चले गए थे। हालात तब बदले कि जब 1266 में गियासुद्दीन बलबन तख्त दिल्ली पर बैठ गया और फिर बैलबन ने 20 साल तक बिला शिरकत गैर हुकूमत की। दोस्तों, बैलबन के दौर में ही हिंदुस्तान वो ताकत बना कि जो मंगोलों को टक्कर दे सकती थी। उसने मंगोलों के हवाले से गुज़िश्ता हुक्मरानों की पॉलिसी को तर्क किया और इंतहाई जारियाना रवैया इख्तियार किया। बैलबन के दरबार में मुल्तान से आने वाले एक पैगाम रसां के बकौल हिंदुस्तान को इस वक्त तातारियों की जलगार का शदीद खतरा था, जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए दाखिल होकर इस खित्ते की ईंट से ईंट बजा देना चाहते थे। बैलबन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे उन मंगोलों की जलगार का सामना होगा कि जिन्होंने उसे उस वक्त गुलाम बना लिया था कि जब वो एक छोटा सा बच्चा था। वक्त की लहरें उसे बहुत पीछे ले गईं। गियासुद्दीन बलबन एक तुर्क कबीले में पैदा हुआ था। जब मंगोलों ने उसके इलाके में तबाही मचाई तो वो एक छोटा सा बच्चा था। उन्होंने बैलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथ बगदाद में फ़रोख्त कर दिया था। यूँ वो मुख्तलिफ हाथों में फ़रोख्त होता हुआ हिंदुस्तान के उस वक्त के बादशाह अल्तमश के दरबार में लाया गया कि जिसे उस बच्चे में कुछ गैर मामूली सलाहियतें नजर आईं और उसने उसे खरीद लिया। वो बहुत जल्दी बादशाह के इतने करीब आ गया कि वो 40 अहम तरीन वज़ीरों में शामिल कर लिया गया। नासिरुद्दीन महमूद के दौर में वो एक ताकतवर तरीन वज़ीर के तौर पर उभरा। नासिरुद्दीन ने बैलबन की बेटी से शादी कर ली कि जिससे वो मज़ीद ताकतवर बनकर सामने आया। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मौत के बाद बैलबन हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। दोस्तों, बैलबन ने पूरे हिंदुस्तान में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क फैला दिया और यूँ वो अपने खिलाफ कोई भी बगावत होने से पहले उसे कुचल कर रख देता। नासिरुद्दीन के दरबार के 40 वज़ीर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे और वो वारलॉर्ड्स भी बन चुके थे। तो इन वारलॉर्ड्स को ख़त्म करने के लिए उसने कुछ को तो कत्ल करवा दिया और बाज़ को दूर दराज इलाकों में भेज दिया। नासिरुद्दीन के दौरे इक़्तिदार में मंगोलों ने कई दफ़ा हिंदुस्तान के अंदर आकर अपनी कार्रवाइयाँ की थीं, हत्ता कि लाहौर को भी अपनी लूट मार का निशाना बनाया था। और आज एक बार फिर वही मंगोल हिंदुस्तान को तबाही का शिकार करने के लिए शुमाली इलाकों से हमलावर होने के लिए आ रहे थे। बैलबन अपने माजी से बाहर निकला और फ़ौरन आवाज़ दी कि उसके बेटे शहजादे मोहम्मद को दरबार में हाजिर किया जाए। तमाम दरबारी समझ गए कि बादशाह ने मंगोलों को हिंदुस्तान में दाखिल होने से रोकने का फ़ैसला कर लिया है। इतनी देर में शहजादा मोहम्मद भी दरबार में आ गया। बैलबन आगे बढ़ा और अपने सबसे प्यारे बेटे को मुखातिब हुआ कि उसे फौरी तौर पर मुल्तान का गवर्नर मुकर्रर किया जा रहा है और उसका काम मंगोलों को रोकना था, चाहे इस काम के लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। बैलबन अपने खौफजदा दरबारियों को देखकर मुस्कुराया और बोला, जब हिंदुस्तान की नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल हो तो बैलबन को अपने बेटे की कुर्बानी देना ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर तातारियों की जलगार नहीं रुक सकेगी और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपने एक बेटे को बचाते हुए वो हिंदुस्तान के लाखों बेटों के सरों के मीनार खड़े करा दे। बैलबन ने अपने बेटे से पूछा कोई ऐसी फरमाइश जो वो उसके मुल्तान जाने से पहले पूरी कर सकता हो। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बाप के सामने झुका और बोला कि वो मशहूर शायर अमीर खुसरू को अपने साथ मुल्तान ले जाना चाहता है, क्योंकि शहजादा मोहम्मद अपने बाप के बरक्स शेर व शायरी और अदब व फ़नून लतीफ़ा को बहुत दिलदादा था। मुल्तान आते ही शहजादा मोहम्मद ने फौरी तौर पर अपनी फ़ौज की जदीद अंदाज में तरबियत शुरू कर दी। मुल्तान के सराइकी इलाकों की सदियों पर फैली मिठास, मुरवत और प्यार ने शहजादे मोहम्मद को अपना गर्विदा बना लिया। इस दौरान में बलबन के हुक्म पर दरिया सिंध और दिल्ली के दरमियान नए किले भी तामीर किए गए और पुरानों की मुरम्मत का आर्डर भी दिया गया ताकि मंगोलों को हिंदुस्तान में दाखिल ना होने दिया जाए।
फौज के बेहतरीन दस्तों को हिंदुस्तान की शुमाली सरहदों पर तैनात भी कर दिया गया। आखिर वही कुछ हुआ कि जिसका खतरा था। शहजादे मोहम्मद को अपने मुल्तान के दरबार में खबर मिली कि मंगोल आज के मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में दाखिल होने वाले थे। शहजादा मोहम्मद अपने मुल्तान के बहादुर फौजियों के साथ वहाँ से निकला और मंगोलों के सामने जा खड़ा हुआ। कई दिन तक जंग होती रही और शहजादा मोहम्मद अपने फौजियों के शाना बशाना लड़ता रहा। इस जंग में वो शदीद जख्मी हुआ, लेकिन उसे अपने बाप की इज्जत का बहुत ख्याल था। लिहाजा जब तक मंगोलों को शिकस्त नहीं हुई वो अपने घोड़े पर सवार होकर अपने फौजियों की हिम्मत बढ़ाता रहा। और जब वो अपने खेमे में आखिरी सांसें ले रहा था तो उसे ये खबर दी गई कि मंगोलों को शिकस्त हो गई है। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद मुस्कुराया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो जब ये खबर बेलबंद तक पहुंची तो वो इस सदमे से कभी ना निकल सका, क्योंकि शहजादा मोहम्मद उसका सबसे लाडला बेटा था और उसने अपनी बेटी की कुर्बानी देकर तातारियों को हिंदुस्तान के लोगों की खोपड़ियों की मीनार तामीर करने से रोक लिया था। मीर खुसरो ने अपने शहजादे मोहम्मद की बहादुरी पर बहुत शायर व शायरी की। सराइकी इलाकों में आज भी उनकी फोक दास्तानों में शहजादा मोहम्मद एक शहीद के तौर पर एक ऐसा हीरो समझा जाता है कि जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर इन इलाकों को तातारियों से बचा लिया था। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद ने अपनी जान देकर हिंदुस्तान को तो बचा लिया था, लेकिन बेलबंद की जान अपने उस बेटे में थी और वो इसी गम में कुछ दिन बाद फौत हो गया। और यूँ ख़ानदान गुलामा की हुकूमत का अमलन खात्मा हो गया, क्योंकि अगला हुक्मरान मुइज़ुद्दीन कैकबाद बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ और बिला आखिर 1290 में उसके अहम जर्नैल जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने तख्त पर कब्जा कर लिया और यूँ खिलजी ख़ानदान के दौर का आगाज़ हुआ। गो कि जलालुद्दीन खिलजी की उम्र उस वक्त 70 साल थी, लेकिन उसकी फ़ौजी सलाहियतें काबिल रश्क थीं। उसके दौर में 1292 में हलाकू खान के पोते अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हिंदुस्तान पर एक बड़ा हमला हुआ। दरियाई सिंध के किनारे एक मकाम पर दोनों अफवाज आमने सामने भी आईं, लेकिन इब्तदाई हमलों में नाकामी का मुंह देखने के बाद बिला आखिर सुलह हो गई और जंग का खात्मा हो गया। इसे जलालुद्दीन की एक बड़ी कामयाबी समझा जाता है। तारीख में यह मुआरका बारा राम कहलाता है। जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ 1296 में उसके अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने बगावत कर दी। बिला आखिर उसे कत्ल करके खुद तख्त पर बैठ गया। अलाउद्दीन बहुत सख्त हुक्मरान था कि जिसने 22 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। वो कहते हैं न कि लोहा लोहे को काटता है, तो मंगोलों जैसे बड़े खतरे से निमटने के लिए भी हिंदुस्तान पर अलाउद्दीन जैसे जाबिर हुक्मरान ही की ज़रूरत थी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ज़बरदस्त जर्नैल बादशाह के दौर में हिंदुस्तानियों ने एक नहीं बल्कि कई बार मंगोलों को शिकस्त दी। इसे तख्त पर बैठे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि चुगताई हुक्मरान दोवा तैमूर खान के हुक्म पर एक बहुत बड़ा लश्कर हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। अलाउद्दीन ने अपने सलार बदरुद्दीन जफ़र खान और अपने भाई अला खान को उनके मुकाबले के लिए भेजा कि जिन्होंने जालिंदर के करीब मंगोलों को एक तारीखी शिकस्त से हमकनार किया। इसी जफ़र खान ने बाद 1299 में सिंध में भी मंगोलों को हराया और यूँ ये एक अफसानवी किरदार बन गया। सिंध से मंगोलों को निकाला ही गया था कि उसी साल यानी 1299 में कुतुलुग ख्वाजा एक बहुत अजीम लश्कर लेकर हिंदुस्तान की जानिब बढ़ा और इस बार मंगोलों का हदफ ना सरहदी इलाकों में लूट मार था और न ही पंजाब और सिंध के जरखेज़ मैदानी इलाके, बल्कि अब तो वो तख्त दिल्ली पर कब्जा करने आए थे। रास्ते में उन्हें कई जगह पर छापामार कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अपनी रवायत से बिल्कुल हटकर मंगोलों ने किसी से छेड़खानी नहीं की, बल्कि तीर की तरह सीधा दिल्ली पहुंचे, क्योंकि वो अपना वक्त और कुव्वत इधर उधर ज़ाया नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब इस लश्कर जरार की आमद की इतला पहुंची तो खौफ के आलम में दिल्ली के इर्द गिर्द से हज़ारों अफराद ने दारुल हुकूमत का रुख किया। शहर में तिल धरने की जगह नहीं बची। अलाउद्दीन अपनी फ़ौज को दिल्ली के करीब किले में ले गए और इस जंग में ताख़ीर करने की कोशिश की, इस उम्मीद पर कि मंगोल रसद की कमी के बावजूद पीछे हट जाएंगे और उन्हें अपने सूबों से कमक मिल जाएगी। ताहम उनके जनरल जफ़र खान ने उनकी इजाज़त के बगैर मंगोल फ़ौज पर हमला कर दिया। मंगोलों ने जानबूझकर पसपाई इख्तियार की और जफ़र खान के दस्ते को अपना पीछा करने पर लगा दिया। इसके बाद मंगोल हमलावरों ने पलटकर हमला करके दिल्ली की फ़ौजों को भारी जान नुकसान पहुँचाया और इस हमले में जफ़र खान और उसके बहुत से सिपाही शहीद हो गए। 1303 और 1302 के मौसम सरमा में अलाउद्दीन ने एक फ़ौज का दस्ता दारुल हुकूमत वारंगल रवाना किया और ख़ुद चित्तौड़ का मुहासरा कर लिया। तो दिल्ली को गैर महफूज जानते हुए मंगोलों ने अगस्त 1313 के पास एक और हमला किया, लेकिन अलाउद्दीन हमलावरों से पहले दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन अब इसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो मजबूत दिफा के लिए तैयारी कर सके। चुनांचे उसने ज़ेर तमीर सिरी किले के एक भारी हिफाजत वाले कैंप में पनाह ली। मंगोलों ने दिल्ली और इसके आसपास लूट मार की, लेकिन बिला आखिर सिरी के किले को फतह करने में नाकाम रहने के बाद पीछे हट गए। दोस्तों, दिसंबर 1305 में दोदा ने एक और फ़ौज हिंदुस्तान रवाना की, जो दिल्ली के सख्त हिफाजती इंतजामात को नज़रअंदाज करते हुए
जनूब मशरक़ के मैदानों के साथ साथ हिमालय की तलहटी तक जा पहुंची। लेकिन अलाउद्दीन की 30,000 मजबूत घुड़सवार फौज ने मलक नायक की क़यादत में अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को शिकस्त दे दी और इस जंग में बड़ी तादाद में मंगोलों को असीर बनाकर हलाक भी किया गया। 1306 में दोदा की भेजी गई एक और मंगोल फौज दरिया रावी की तरफ बढ़ी और रास्ते में इलाकों को फतह कर लिया। इस फौज में 3 दस्ते शामिल थे कि जिनकी सरबराही कोपैक इकबालमंद और ताइबू के पास थी। लेकिन दूसरी तरफ मलक काफूर की सरबराही में अलाउद्दीन की अफवाज ने हमलावरों को फैसला कुन शिकस्त दे दी। इसी साल मंगोल खान दोबा की मौत हो गई और यूँ इसके जानशीनी के तनाज़ में हिंदुस्तान पर मंगोल छापों का सिलसिला ख़त्म हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।